नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ई कॉमर्स में 100% एफडीआई को शर्तों के साथ मंजूरी, 25% लोकल सोर्सिंग जरूरी। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के मैनेजमेंट का प्लान भी देगा और सैंक्शन उसके आधार पे ही मिलेगा। बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेना होगा मुश्किल, कंस्ट्रक्शन प्लान के साथ देना होगा वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्लान। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर, अब बंद खातों पर 3 साल बाद भी मिलता रहेगा ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया करारा झटका, कहा सेबी बेचे सहारा की प्रॉपर्टी। लगातार दूसरे दिन गिरा बाजार, मुनाफा वसूली के दबाव में करीब 66 पॉइंट गिरा सेंसेक्स। यूएसएफडीए की मार्च इन ल्यूपिन में भी तेज गिरावट रही। उत्तराखंड पर नैनीताल हाईकोर्ट का केंद्र को झटका, 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण, निलंबित विधायक भी करेंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक केंद्र देगा फैसले को चुनौती। और मर्सिडीज ने लॉन्च की नई S400, कीमत 1,31,00,000 रुपए। ई कॉमर्स में एफडीआई पर अगर कोई कंफ्यूजन था तो उसे सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। सरकार ने ई कॉमर्स में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। आज इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। 100% एफडीआई वाला नियम उन्हीं ई कॉमर्स कंपनियों पर लागू होगा जो मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट पर काम करती, यानी उनके यहां अलग अलग वेंडर्स अपना माल बेचते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। लेकिन इन्वेंट्री ई कॉमर्स कंपनियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये वो कंपनियां हैं जो खुद का ही माल बेचती हैं और इनकी साइट पर किसी और वेंडर का माल नहीं बिकता है। ई कॉमर्स में 100% एफडीआई की गाइडलाइंस के मायने क्या है और इससे क्या खास फायदा होने वाला है या बदलाव होने वाला है, इस पर सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डीआईपीपी सेक्रेटरी रमेश अभिषेक। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ही उठा कि ई कॉमर्स कंपनियां पहले से ही एफडीआई लेकर के आ रही हैं, तो आखिर इस गाइडलाइंस को जारी करने का मकसद क्या है और जरूरत क्यों पड़ी? तो ई कॉमर्स में जो एफडीआई पॉलिसी रही है, इसको हम लोगों ने सब एक जगह ले आए हैं और समय समय पर जो भी गाइडलाइंस इश्यू हुए हैं उसको हम लोगों ने कंसोलिडेट किया है। और हमारा ये उद्देश्य था कि इसमें अगर कोई भी तरह की क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो हम गाइडलाइंस में उसको डाल दें ताकि इस सेक्टर में एफडीआई करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। मार्केट प्लेस की परिभाषा तय करते वक्त किन किन चीजों का आपने ख्याल रखा? जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर जो एफडीआई अलाउड है ई कॉमर्स में, वो केवल बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में अलाउड है। इसलिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को अलाउ करना यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वे खुद सेलर बन जाते हैं और इन्वेंट्री बना के रखते हैं और सेलर बन जाते हैं। क्योंकि वो अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग को मार्केट प्लेस मॉडल में ही ये अलाउड है। इसी को हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है ताकि इसके रोल में पूरी क्लैरिटी रहे। इन्वेंट्री बेस्ड जो ई कॉमर्स है उसमें एफडीआई की छूट हमने नहीं दी है और गाइडलाइंस में आपने साफ कर दिया है कि इन्वेंट्री बेस्ड में एफडीआई की छूट नहीं होगी। तो इसके पीछे क्या मकसद? इन्वेंट्री से क्यों डरते हैं हम लोग, एफडीआई क्यों नहीं देना चाहते उसमें? देखिए, अभी तक हमारे जो पॉलिसी अभी तो जो इवॉल्व किया है उसमें हम लोगों ने मार्केट प्लेस मॉडल को ही अभी तक अलाउ करना उचित समझा है। और जैसे जैसे सेक्टर डेवलप करता है, अभी हमने उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है ताकि इसमें कोई ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं हो। तो ये काफी सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है। इसमें आपने एक जो महत्वपूर्ण शर्त रखी है वो ये है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी एक वेंडर से 25% से ज्यादा सोर्स नहीं कर सकती है, या फिर कोई कंपनी जो दुकान चलाती है वो 25% से ज्यादा ई कॉमर्स अपना अगर साइट खुलती तो वहां नहीं दे सकती है। तो इन सब शर्तों के पीछे वजह क्या था, मकसद क्या था? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि केवल बिजनेस टू बिजनेस में ही ये अलाउड है एफडीआई, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मार्केट प्लेस प्रोवाइडर हैं, उनका कोई कंसंट्रेशन इस तरह का किसी का हो जाए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो इससे 25% की जो लिमिट रखी गई है, इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और कंसंट्रेशन की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि अलग अलग तरह के जो मार्केट में सामान बिक रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनियां बेच रही है, आपको लगता है 25% सोर्स वाला जो शर्त है उसको लागू कर पाना आसान होगा, फिर कंपनियों को इससे मुसीबत नहीं आएगी? मैं समझता हूँ कि काफी रीजनेबल कंडीशन है, क्योंकि जब वो सेलर्स को मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई, ये तो बहुत सारे सेलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 25% की शर्त काफी रीजनेबल। तो ये थे रमेश अभिषेक, टीआईपीपी सेक्रेटरी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं जिन्होंने रमेश अभिषेक से बात की। लक्ष्मण, आप जो आखिरी में ये 25% वाली शर्त की बात कर रहे थे, इसको अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएं कि क्या है इसके अंदर और किस तरह का असर होगा कंपनियों पे, क्या ये कैप सोर्सिंग है?
वाकई काफी महत्वपूर्ण शर्त है। दरअसल जो स्नैपडील, अमेजॉन या फिर दूसरी जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अगर इसमें एफडीआई आता है तो ऐसी कंपनियों के लिए शर्त ये होगी कि वो किसी एक वेंडर से, मान लिया ABCD कोई वेंडर है, उस वेंडर से 25% से ज्यादा सोर्सिंग नहीं करेंगे। मान लिया जाए एक महीने में अगर 100 करोड़ का माल बेचते हैं तो उस वेंडर से 25 करोड़ से ज्यादा का माल नहीं लेंगे। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि कोई अगर कंपनी है, जैसे ABC कंपनी है मान लिया जाए, वो अपने मल्टी ब्रांड स्टोर चलाती है, वो अगर ई कॉमर्स करना चाहती है, खुद ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर वो सामान बेचना चाहती है, तो उसके लिए भी शर्त लागू होगी कि वो अपने ई कॉमर्स की साइट पर 25% से ज्यादा अपना सामान नहीं बेचेगी। इसके पीछे मकसद यही है कि छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही साथ पिछले दरवाजे से मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का आने की जो आशंका थी, उस आशंका को पूरी तरह से खारिज किया जाए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस क्लैरिफिकेशन के लिए। इधर ई कॉमर्स में 100% एफडीआई के गाइडलाइंस के ऐलान को स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल ने एक शानदार कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश में ई कॉमर्स सेक्टर में जोरदार तेजी आएगी। This is absolutely great news for our industry, and largely because it removes all ambiguity that has existed over the last few years and recognizes the transformative role that the e-commerce marketplaces have had on our country, especially the millions of small businesses who are selling to millions of consumers across the country, which earlier never happened. So government clearing these bottlenecks is a very, very positive sign and will impact the overall positive sentiment for India. इधर इन्वेस्टर्स भी इस फैसले से खुशी लग रहे हैं। ब्लू वेंचर्स के सीएफओ आशीष फफाड़िया का कहना है कि गाइडलाइंस के सामने आने से पहले कंफ्यूजन खत्म हुआ है जो पहले था, और जो पहले से काम कर रहे हैं वो आप बेफिक्र होकर अपना काम कर पाएंगे। जो छूट दी गई है वो प्लेटफॉर्म मॉडल में दी गई है, और जो भी कंपनीज वो मॉडल में ऑपरेट कर रही हैं उन लोगों ने एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर जाके लीगली फॉर्म किए थे स्ट्रक्चर्स, और कोशिश यही थी कि वी आर विद इन द राइट साइड ऑफ द लॉ। तो आज जो बदलाव आए हैं उससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनको कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगा टू ऑपरेट इन द वे दे आर ऑपरेटिंग। लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर में 100% एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी शुरू हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस तरह से के फैसलों से रिटेल मार्केट को खत्म करने पर तुली है। ई कॉमर्स में एफडीआई से छोटे उद्योगों की परेशानी तो बढ़ेगी, रोजगार पर भी खतरा पड़ेगा। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करेगी और इसके लिए जल्द ही एक बैठक भी बुलाई जाएगी। लेकिन इस सेक्टर के जानकार इसे कोई बड़ा बदलाव नहीं मान रहे हैं। टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मार्केटप्लेस ई कॉमर्स में 100% एफडीआई वाला डीआईपीपी का नोटिफिकेशन इस बात का उदाहरण है कि मॉडर्न रिटेल को लेकर सरकार की सोच साफ नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया नामा के फाउंडर निखिल पावा ने भी ट्वीट किया है कि मार्केटप्लेस में पहले से ही एफडीआई है, इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है। ई कॉमर्स के बाद अब रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा को तगड़ा झटका दिया है और उसकी सभी प्रॉपर्टीज को बेचने का आदेश दे डाला। यह आदेश सहारा की एक पब्लिक डिपॉजिट स्कीम के संदर्भ में है जो 2010-11 की है। इस मामले में सहारा कोर्ट गया था जिसमें उसे हार मिली थी और आदेश मिला था कि पूरी रकम निवेशकों को वापस की जाए। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज, ये फैसला सहारा के लिए कितना बड़ा झटका है? उनकी प्रॉपर्टीज को बेचने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, ये सहारा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि सेबी सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी सीज्ड है या उसके दायरे में है उनको बेचे और जो उससे रकम की वसूली की जानी है वो करे। आपको बता दूं करीब 17-18 हजार करोड़ की वसूली की जानी है जिसके संदर्भ में ये आदेश दिया गया था। काफी पुराना एक मामला है। मामला इसलिए फंस रहा था लगातार क्योंकि पहले ये था कि जमानत के लिए जो रकम है वो सहारा खुद जुगाड़ करके दे, यानी अपनी प्रॉपर्टीज बेच करके दे, लेकिन सहारा इसमें नाकाम रहा।
तो ये मामला दोबारा से कोर्ट में पहुंचा और आज कोर्ट ने ये एक प्रस्ताव रखा कि अगर सेबी खुद नहीं बेच पा रहा है तो वो एक रिसीवर नियुक्त कर देंगे। इस बात पे थोड़ी देर तक तकरार होने के बाद सेबी सहमत हो गया कि नहीं, वो प्रॉपर्टी खुद बेचेगा। फिर कोर्ट ने इनसे कहा कि आप एक एजेंसी हायर करिए जो वैल्यूएशन करेगा और उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद करेगा। जो सर्किल रेट चल रहा है और उससे 10-20% ऊपर नीचे का भाव भी मिलता है तो इसको बेचना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत दिनों से लंबित है और इसकी रिकवरी जरूरी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अब सेबी के हाथ में है, वो प्रॉपर्टी बेचेगा और सेबी इसकी नोडल एजेंसी है पैसे वसूली के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद इस आदेश पे एग्जीक्यूशन होगा जी, ये सेबी की सहारा की प्रॉपर्टियां जी। तो नीरज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें अब बेचा जा सकता है सहारा का? देखिए, तमाम सारी प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई के पास जो है एमबी वैली, इनका एक काफी बड़ा जो है रिजॉर्ट कह सकते हैं, उसका है प्रॉपर्टी। अंधेरी के पास करीब 25-30 एकड़ जमीन है इनके पास, वो बेची जा सकती है। इसके अलावा लखनऊ में इनके पास कई बड़ी प्रॉपर्टीज है, सहारा शहर है, कई सारे बड़े ऑफिसेज हैं, दिल्ली में बहुत प्रॉपर्टी है, नोएडा में बहुत प्रॉपर्टी है। तो तकरीबन 70-80 से ज्यादा संख्या में इनके पास प्रॉपर्टीज है और उनका कुल वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। लंदन में ब्राउनआवर होटल है, वो भी बेचा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि जिनके टाइटल क्लियर हैं शायद वही बिक पाएंगे, क्योंकि जहां पे विवाद चल रहा है, जिन पे कुछ लोन ले रखा है, ऑलरेडी कहीं कोलेट्रल है, शायद वो नहीं बिक पाएंगे। लेकिन तब भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बिक सकती हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि सेबी ये जिम्मा खुद ले, क्योंकि सेबी थोड़ा बहुत कहीं से बच भी रहा था, लेकिन अब सेबी ने ये जिम्मेदारी ली है तो वो बेचेगा। बिल्कुल नीरज, तो चलिए आप कह रहे हैं कि देखना होगा कि डीड्स कैसी हैं, कितनी क्लियर है, और इसी पर सहारा का अपनी सफाई भी आई है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने सफाई जारी करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रॉपर्टीज को बेचने का आदेश दिया उनमें 86 प्रॉपर्टी शामिल है। ये वो प्रॉपर्टी है जिनके टाइटल डीड सहारा पहले ही जमा कर चुका है। साफ किया है सहारा ने कि इन प्रॉपर्टीज में एमबी वैली, जिनका नीरज आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो वो साफ कर रहे हैं कि एमबी वैली नहीं है इसमें जो बेची जानी प्रॉपर्टी, और मुंबई का सहारा स्टार होटल और सहारा की विदेश में भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इन 86 प्रॉपर्टीज में शामिल नहीं है। ऐसा एक प्रेस रिलीज करके सहारा ने अपनी तरफ से सफाई दी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव का दिन रहा। आज बाजार लगातार लाल और हरे निशान के बीच झूलता रहा। सेंसेक्स में आज ऊपरी स्तरों से करीब 178 पॉइंट की गिरावट हमने देखी और आखिरी में सेंसेक्स 66 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 1/4% की गिरावट रही और ये 7,600 के नीचे ही बंद हो पाया। बाजार पर और जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, आज के बाजार में क्या बड़े कारण रहे इस उतार चढ़ाव और गिरावट के? देखिए, बाजार में आज रेंज छोटी थी लेकिन उतार चढ़ाव काफी, कभी हरे निशान में तो कभी लाल निशान में। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती का माहौल है, बेहद सीमित दायरे में वहां पर कारोबार होता दिख रहा है। आज रात को अमेरिका में फेड की अहम बैठक है, जेनेट येलेन की स्पीच होगी, उसके बाद शायद डायरेक्शन भी है। लेकिन इस बीच आंकड़े भी इंटरेस्टिंग है। एफआईज की कैश मार्केट में दमदार खरीदारी है तो उतनी ही वायदा कारोबार में बिकवाली भी, जो बाजार का मूड थोड़ा सा अनिश्चित कर रही है। अब डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से लगातार कैश मार्केट में बिकवाली है तो इससे भी बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है और जनरली आप उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ देखते हैं, वो दिख भी रहा है बाजार में। और 7,600 का लेवल भी काफी अहम होता हुआ दिख रहा है, जहां पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो लेवल होल्ड करने की भी बाजार की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो ये एक और कारण है जिसने बाजार में उतार चढ़ाव बनाया और बाजार ज्यादातर 7,600 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखा। अब आइए देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी मामूली नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे। 7,600 के बेहद करीब निफ्टी आज बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज कमजोरी का माहौल था, मामूली गिरावट के साथ ये बंद हुए। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी मजबूत था, लगभग 0.5% की तेजी यहां पर हुई। हालांकि गिरने वाले शेयरों की तादाद आज ज्यादा रही, लगभग दुगुनी मजबूत शेयरों के मुकाबले में। अनिल जी, वो कौन से सेक्टर्स रहे जिसके कारण आज बाजार में इतना ज्यादा हमने प्रेशर देखा या कहीं कुछ अच्छा भी देखने को मिला? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में साफ तौर पर नजर आया और वो काफी हद तक था फार्मा शेयरों में। सबसे ज्यादा फार्मा शेयरों की सेहत बिगड़ी। ल्यूपिन पर यूएस एफडीए के एक्शन की खबरों के दम पर आज 7% की गिरावट दिखी। हालांकि दिन के दौरान तो 13-14% तक ये फिसल गया था। सिप्ला, डॉक्टर संजय से दिग्गज काफी तेजी से फिसले। इनके अलावा आप देखिए, ऑटो शेयरों में जरूर मजबूती दिखी। टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड जैसे शेयरों में आज खरीदारी होती दिखी। वहीं टेलीकॉम शेयरों में भी आइडिया, भारती जैसे दिग्गज चढ़कर बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में जो खरीदारी थी वो ज्यादातर दिखी एक्सिस, इंडसइंड और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गजों में। लेकिन इनके अलावा निफ्टी पर कमजोरी की बात करें तो गेल,
भेल जैसी सरकारी कंपनियां, टेक महिंद्रा, ये कमजोर होकर बंद हुए। वहीं आज निफ्टी में अच्छी मजबूती का योगदान रहा। रिलायंस की तरफ से 1.5% मजबूत और मेटल शेयरों में हिंडाल्को, टाटा स्टील पॉजिटिव बंद हुए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा V2 रिटेल, यहां पर पॉजिटिव खबरों का असर दिखा, 12% स्टॉक चढ़कर बंद हुआ। सीएम इंडस्ट्रीज में कुछ फंड्स की खरीदारी और मैक्लियोड रसल, जहां पर चाय के दाम ऑक्शन में ज्यादा ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, इन खबरों के दम पर यहां तेजी होती दिखी। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो वैसे एक्सपायरी का वीक, एक्सपायरी का महीना है, तो शायद अब बाजार में चाल कुछ इस तरह की दिखाई दे। दिलचस्प होगा कि कल का बाजार किस तरीके से चलने वाला है। बहरहाल यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दिए बिना बिल्डर्स को नहीं मिलेगी प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी। पूरी डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। अब बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी लेना और मुश्किल हो सकता है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन साइट पर जमा होने वाले मलबे के निपटारे का पूरा प्लान नहीं देंगे। सरकार कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पहली बार नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन के साथ डिमोलिशन का प्लान भी देना होगा, साथ ही मलबे को रिसाइकिल करने की योजना भी बतानी होगी। इसके अलावा मलबे को निपटाने के लिए बिल्डर्स को म्युनिसिपल बॉडी को अलग से चार्ज भी देना होगा। कंस्ट्रक्शन के मलबे को निपटाने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में म्युनिसिपल बॉडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएगी। ये नियम पूरे देश में लागू होंगे। जो भी बिल्डिंग नया भवन बनाएगा वो बिल्डिंग प्लान के साथ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के मैनेजमेंट का प्लान भी देगा और सैंक्शन उसके आधार पे ही मिलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से बिल्डर्स नाखुश दिख रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि सरकार के फैसले से सबके लिए मकान की योजना में या हाउसिंग फॉर ऑल जैसी चीजों में शायद देरी हो। अब ये नए कानून के हिसाब से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी हम करना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक सडनली कोई नई चीज लागू करते हैं तो उसका कोई समय देना आवश्यक रहता है। तो अब जो प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, सपोज 15 दिन महीने के बाद हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा रफ्तार से हम मकान बनाना चाहते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल मोदी साहब करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है, तो ये सब में नए नए अड़चन रोज आते रहते हैं। और अब ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अब बंद पड़े ईपीएफओ खातों पर भी ईपीएफ खातों पर भी ब्याज मिलता रहेगा। पहले अगर कोई खाता 3 साल तक बंद रहता था तो उस पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता था। 2011 से ब्याज से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब 3 साल के बाद तक भी बंद पड़े ईपीएफ खातों में ब्याज मिलना जारी रहेगा। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू हो जाएगा और करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। और अब बात उत्तराखंड के सत्ता संग्राम की, जहां सरकार को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बन गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र को जोर का झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। 31 मार्च को वोटिंग होगी। रविवार को शक्ति परीक्षण से ठीक पहले केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। अभी विधानसभा निलंबित है। सभी बाकी 9 विधायकों को वोट की भी गिनती होगी, लेकिन उन्हें अलग रखा जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवालों से यह भी खबर है कि केंद्र इस फैसले को चुनौती देगा। हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग धनबल के दम पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं, उनको नैनीताल हाईकोर्ट ने अच्छा झटका दिया है। जो लोग धन के बल पर, सत्ता के बल पर, बाहुबल पर सब परंपराओं को नष्ट कर देना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। और मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय हाईकोर्ट ने ऐसी ताकतों को एक जबरदस्त झटका दिया है। तो देवभूमि में सत्ता का यह संग्राम कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव का एक नया फ्रंट बन गया है। डिस्क्वालिफिकेशन है, निरस्ता है, लंबित जो है ये एमएलएस 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए
अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कमरे में रखने का आदेश दिया है। तीसरा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी वो सभी वोट रखे जाएंगे जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएस के हैं अलग से। मुझे लगता है वो तब की बात देखी जाएगी एक बार ऑर्डर आए हाथ में, और कांग्रेस पार्टी अगर जीत दिखा रही है तो मैं इसको राजनीतिक रूप से इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के अंदर में और इतिहास में पहली बार एक हारा हुआ फाइनेंस बिल को पारित दिखाया जाए। अगर कांग्रेस इसको संवैधानिक और राजनीतिक जीत मानती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये देश में इससे पहले कभी हुआ नहीं था। कांग्रेस को फिलहाल हाईकोर्ट से भले ही कुछ फौरी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन उसके रास्ते के कांटे खत्म नहीं हुए हैं। बाकी कांग्रेस विधायकों का कहना है कि रावत सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई सदन में भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट का फैसला हमारी जीत है। विधानसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करके 9 विधायकों की सदस्यता गलत तरह से समाप्त कर दी थी। हाईकोर्ट ने हमें मौका दिया दोबारा से अपने सदन में जाने का। ये हमारी जीत है और आगे भी जो हम जिस क्रांति को लेकर के चले थे उसको मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एयरबेस पर जांच की है। आज एनआईए पाकिस्तान की टीम को उसी रास्ते से एयरबेस पर लेकर गई जहां से आतंकवादी घुसे थे। एयरबेस के अहम इलाकों को आज टैंक से ढक दिया गया था। पाक टीम को एनकाउंटर वाले इलाके तक जाने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं मिली। पाक जीआईटी उस बिल्डिंग में भी गई जहां आतंकवादी घुसे थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि अब एनआईए की टीम भी 7 अप्रैल को जांच के लिए पाकिस्तान जा सकती है। इस बीच पठानकोट में पाकिस्तानी टीम का यहां विरोध किया गया। प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना, इन तीनों ने ही बाहर यानी पाकिस्तान से आई इस जांच टीम के भारत में आकर जांच करने पर कड़ा विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम अपने दौरे की शुरुआत बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से करेंगे, जहां वे 30 मार्च को यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिचेल से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। मोदी ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, साथ ही हीरा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात करेंगे। बेल्जियम के बाद पीएम सऊदी अरब और अमेरिका जाएंगे। तो आतंक ने भारत को ब्रसेल्स में बहुत गहरी चोट पहुंचाई और अब प्रधानमंत्री नए रास्ते खोजेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ यहां ब्रसेल्स में आतंक को जवाब देने के। कब कैसे बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। मर्सिडीज बेंज एस क्लास चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने अब इसका एक हल्का वेरिएंट S400 लॉन्च कर दिया है। मर्सिडीज S400 की कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए है। ये कार उनके लिए जो कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एस क्लास की तरह स्टाइल और फीचर्स चाहते हैं। मर्सिडीज S400 में V6 पेट्रोल इंजन है जो 328 bhp का पावर देता है। पावर के मामले में ये कार जरूर मौजूदा एस क्लास से थोड़ी कम है, लेकिन वहीं लग्जरी फीचर्स हैं जो S500 में मौजूद है। वैसे दूसरे देशों में इसका हाइब्रिड वर्जन भी इस समय उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल कंपनी का देश में इसका हाइब्रिड वर्जन लाने का कोई इरादा नहीं है। मर्सिडीज ने चालू साल में तीसरी कार लॉन्च की है। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो और 9 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। हो सकता है अब आप राजधानी में सफर करते वक्त खाना ऑर्डर करें तो वो समय पर ना मिले। नए फैसले के तौर पर अब राजधानी ट्रेनों से एक पेंट्री कार हटाई जाएगी। 24 मार्च को ही डिब्रूगढ़ राजधानी से पेंट्री कार हटाई गई है। फिलहाल देश में कुल 21 राजधानी ट्रेनें चलती हैं और हर ट्रेन में 2 पेंट्री कार होती हैं। पेंट्री कार हटाने से ट्रेन में 720 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध हो सकेंगी। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।